जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एलएम शर्मा फिर से आप सभी का टॉपर्स नगरी में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के तहत गुप्त काल के पार्ट 3 वीडियो को कवर करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने गुप्त काल के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को पढ़ लिया है, जिसमें हम गुप्त काल के जितने भी महत्वपूर्ण शासक थे उनके बारे में बहुत ही विस्तार से और बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्चुअल तरीके से अध्ययन किया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, क्योंकि सारे वीडियो एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं और यदि आप पिछले क्लास को मिस करते हैं तो आगे वाले क्लास को समझने में आपको मुश्किल होगी। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था, गुप्तकालीन सामाजिक जीवन और गुप्तकालीन धार्मिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम गुप्त काल के प्रशासन व्यवस्था को देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि शासन प्रणाली किस प्रकार से था, प्रशासनिक संरचना किस प्रकार से कार्य करती थी, समुद्रगुप्त के काल में प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में पदाधिकारी लोग कौन कौन से थे और सैन्य संगठन किस प्रकार से कार्य करता था। इसे हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले इसे हम थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। सबसे पहले शासन प्रणाली की बात किया जाए तो शासन प्रणाली जो है राजतंत्रात्मक था, अर्थात राजा का बेटा ही राजा बनता था। पद जो था, राजपद जो था, वंशानुगत था। और गुप्त काल की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया गया था और फिर बाद में साकेत अर्थात अयोध्या भी राजधानी बना था गुप्त काल का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि कोई जरूरी नहीं था कि सबसे बड़ा पुत्र ज्येष्ठ पुत्र ही गद्दी पर बैठेगा। यदि बड़ा पुत्र ज्येष्ठ पुत्र नालायक हो जाए, कमजोर हो जाए, कायर हो जाए तो उसे हटाकर छोटा पुत्र या फिर उसके बाद के भाई गद्दी संभालते थे, जैसा कि हम लोग रामगुप्त के समय में देख चुके थे। रामगुप्त एक कायर शासक था जिसे हटाकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने गद्दी संभाली थी। अब हम प्रशासनिक संरचना को देखेंगे कि गुप्त काल में प्रशासन किस प्रकार से कार्य करती थी। तो पूरे मौर्य साम्राज्य को सबसे पहले प्रांत में बांटा जाता था, जिसे भुक्ति कहा जाता था। उसके बाद प्रांत को जिला में बांटा जाता था, जिसे विषेक के नाम से जानते थे। फिर जिला को उप विभाग में बांटा जाता था, जिसे विथि कहा जाता था। और फिर इस उप विभाग को ग्राम में बांटा जाता था। और इस प्रकार से प्रशासनिक संरचना कार्य करती थी। यदि हम फ्लो चार्ट में समझें तो सबसे पहले मान लीजिए ये सबसे बड़ा हो गया साम्राज्य, गुप्त काल का मान लीजिए ये साम्राज्य है। इस साम्राज्य को अलग अलग प्रांत में बांटते थे, ठीक है ना। तो ये हो गया मान लीजिए प्रांत। अब प्रांत के अंतर्गत में होता था विषय, जिसे जिला कहा जाता था। तो ये हो गया विषय अर्थात जिला। अब इस जिला के अंतर्गत में अलग अलग उपविभाग होते थे, तो ये उपविभाग में बंट गया। इस उपविभाग को फिर ग्राम में बांटा जाता था। तो इस प्रकार से अलग अलग पार्ट में बांटकर जो है साम्राज्य को चलाया जाता था। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि प्रांत का मुखिया क्या कहलाता है, विषय अर्थात जिला का मुखिया क्या कहलाता है। तो भुक्ति जिसे प्रांत कहा जाता था उसके अधिकारी को उपरी कहा जाता था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गुप्त काल में प्रांत के मुखिया को क्या कहा जाता था, तो उपरी कहा जाता था। वहीं जिला अर्थात विषय के मुखिया को विषय पहती कहा जाता था और ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ये आपको ध्यान में रखना है। ग्राम जो है सबसे छोटी इकाई थी प्रशासन की। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो वो था ग्राम। और ग्रामों के समूह को पेठ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेठ कहा जाता था। और ग्राम सभा जिसे ग्राम प्रशासन, ये भी अलग अलग, जिस तरह से अभी ग्राम पंचायत में बटे होते हैं ना, तो वहां भी इस तरह से चलता था। जैसे ग्राम के मुखिया को ग्रामी कहा जाता था और उनके सदस्यों को महत्तर कहा जाता था। ग्राम सभा को अन्य नामों से जैसे पंचमंडली और ग्राम जन के भी नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार से गुप्त काल का प्रशासनिक संरचना कार्य करता था। अब हम देखेंगे कि गुप्त काल में कौन कौन से पदाधिकारी प्रमुख रूप से कार्य करते थे और प्रशासन को चलाने में महत्वपूर्ण योगदान देते थे। तो सबसे पहले हम समुद्रगुप्त काल को देखेंगे, क्योंकि गुप्त वंश का सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार समुद्रगुप्त के समय में ही हुआ था। और इनके समय में कार्य करने वाले प्रमुख पदाधिकारी थे जैसे संधि विग्रहक, कुमारामात्य, खाद्यात्पाकिक, महादंडनायक, धर्माधिकरण और गुप्ता। इनके कार्य क्या थे? तो संधि विग्रह का कार्य था युद्ध व शांति का मंत्री था, अर्थात ये युद्ध करने का भी, युद्ध संभालने का भी और संधि करवाने का भी कार्य करते थे। कौन? संधि विग्रहक। नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। संधि मतलब जोड़ना, विग्रहक मतलब अलग करना। उसके बाद है कुमारामात्य। ये सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था और ये खास करके शासक
के परिवार से ही होते थे, जैसे राजकुमार हो गया या फिर उनके भरोसेमंद व्यक्ति जो हैं उन्हीं को यह बनाया जाता था और यह सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था। कौन? कुमारामात्य। उसके बाद खाद्यात पाकिक थे, ये राजकीय भोजनालय का प्रमुख होते थे, मतलब कि उनके शासनकाल में या प्रशासन को चलाने में उतने अधिकारी, उतने सेनानी वगैरह का जो खाना वगैरह बनता था उसको देखने के लिए, उसको ये प्रशासन को चलाने के लिए जो अधिकारी थे उसे खाद्यात पाकी कहा जाता था। इसके बाद महादंड नायक, जिसका मुख्य काम था ये मुख्य न्यायाधीश थे। जैसे उनके साम्राज्य में कुछ विवाद हो गया तो उनका निर्णय लेने वाले जो प्रमुख अधिकारी थे उसे महादंड नायक कहा जाता था। इसके बाद ध्रुवाधिकरण है, ये भूमि कर वसूली अधिकारी थे, अर्थात भूमि से जो टैक्स आता था, जो कर आता था, उसे वसूलने का जो प्रमुख अधिकारी था उसे ध्रुवाधिकरण कहा जाता था। इसके बाद है गुप्ता, जो कि देश का प्रशासक और सम्राट के द्वारा नियुक्त किया जाता था, उसे गुप्ता कहा जाता था। तो ये समुद्रगुप्त काल के समय में प्रमुख पदाधिकारी थे जो प्रशासन को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय काल के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उसको देखेंगे। इनके समय में अधिकारियों में थोड़ा सा परिवर्तन होता है और यहाँ पे उपरीक, कुमारामात्य, दंडपाशिक, महादंड नायक और बलाधिकृत जैसे नामों के अधिकारी आते हैं। उपरीक का कार्य था यह प्रांत का राज्यपाल था। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के समय में प्रांत के राज्यपाल के अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो यह उपरीक कहा जाता था। यह क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी को कुमारामात्य कहा जाता था। दंडपाशिक जो था यह पुलिस का प्रमुख था, अर्थात जिस तरह अभी आप पुलिस का प्रमुख को आप एसपी के नाम से जानते हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में इसे दंडपाशिक कहा जाता था। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश जो है, नाम से ही स्पष्ट है, जिन्हें महादंड नायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महादंड नायक। इसके बाद जो बलाधिकृत है यह सैन्य कोष का अधिकारी होता था, अर्थात सेना के लिए जो भी खर्च है, जो भी कोष है, उसका रखरखाव करने का कार्य बलाधिकृत अधिकारी करते थे। इसके बाद महाप्रतिहार थे, इनका मुख्य कार्य था, यह मुख्य द्वारिक थे। कौन थे? मुख्य द्वारिक थे और इन्हें महाप्रतिहार कहा जाता था। तो ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल के समय प्रमुख अधिकारीगण थे। इसके बाद हम सैन्य संगठन के बारे में देखेंगे। तो सैन्य संगठन की बात किया जाए तो सेना का जो प्रमुख अध्यक्ष होता था वो सम्राट खुद होता था, और सम्राट जब बूढ़े हो जाते थे, वृद्ध हो जाते थे, तो सेना अध्यक्ष का कार्य युवराज अर्थात उनके बेटे, भावी जो राजा बनने वाले होते थे, वो संभालते थे। और गज सेना के जो अध्यक्ष होते थे, प्रमुख होते थे, उसे महापीलुपति कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गुप्त काल में गज सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो महापीलुपति कहा जाता था। वहीं अश्व सेना के प्रमुख को महाअश्वपति या फिर भटाश्वपति कहा जाता था। वहीं सैन्य सामग्री प्रबंधक को रणभाण्डाधिकृति कहा जाता था। तो ये आपको ध्यान में रखना है सैन्य संगठन के बारे में। खास करके आपको गज सेना के अध्यक्ष को महापीलुपति और अश्व सेना के अध्यक्ष को महाअश्वपति या फिर भटाश्वपति कहा जाता था। ये आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि गुप्त काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक जीवन किस प्रकार से था। उसमें हम देखेंगे वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से था, शूद्रों की स्थिति कैसी थी, सामाजिक कुरीतियां क्या क्या थे, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, और अन्य कुछ तथ्य को देखेंगे। तो इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। सबसे पहले वर्ण व्यवस्था की बात किया जाए तो समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। ये 4 वर्ण कौन थे? वही जो वैदिक काल से चलते आ रहे थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और यहाँ पे एक कायस्थ वर्ग का उदय होता है। वो कायस्थ वर्ग जिसका सबसे पहले उल्लेख हमको याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है और इसी का उल्लेख गुप्तकालीन अभिलेखों में मिलता है। तो एक अलग कास्ट यहाँ पे उभर के आता है जिसे कायस्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कायस्थ। शूद्रों की स्थिति के बारे में बात किया जाए तो इसमें सुधार होता है, शूद्रों की स्थिति में थोड़ा सुधार होता है और शूद्रों को रामायण, महाभारत, पुराण आदि सुनने का अधिकार प्राप्त होता है, जबकि शूद्रों को ये अधिकार पहले प्राप्त नहीं थे। वो महाग्रंथ, रामायण, वेद वगैरह को अध्ययन नहीं कर सकते थे, लेकिन इनके कार्यकाल में थोड़ा सुधार होता है और वो रामायण, महाभारत, पुराण आदि सुनने के लिए हकदार हो जाते हैं और इन्हें कृषक के रूप में पहचान मिलता है। किसे? शूद्रों को। सामाजिक कुरीति के बारे में बात किया जाए तो समाज में कुछ कुरीति भी व्याप्त था, जिससे छुआछूत प्रचलित था और सती प्रथा भी उस समय व्याप्त था। यार इसका उल्लेख या फिर प्रूफ हमको कहाँ पे मिलता है?
तो एरन अभिलेख जो कि 510 ईस्वी में भानुगुप्त काल में एरन अभिलेख लिखा गया था। यहाँ पे एक गोपराज नामक का एक सेनानी था, उस जिसका निधन हो जाता है तो उसकी पत्नी को भी उसके साथ सती होना पड़ता है। तो ये प्रूफ यहाँ पर हमको मिलता है एरन अभिलेख में सती प्रथा का। तो समाज में छुआछूत और सती प्रथा दोनों व्याप्त थे गुप्त काल में। अब स्त्रियों की स्थिति के बारे में बात किया जाए तो इसमें गिरावट होता है। स्त्री की स्थिति में उनके हक अधिकार में गिरावट होता है। निचले दो वर्ण कौन, वैश्य और शूद्र की स्थितियों को कमाई करने की स्वतंत्रता प्राप्त था, अर्थात वो अपना आजीविका चलाने के लिए काम कर सकते थे। लेकिन जो ऊपरी दो वर्ण थे, क्षत्रिय और ब्राह्मण, इनके स्त्रियों को यह स्वतंत्रता प्राप्त नहीं था। वो अपना आजीविका चलाने के लिए बाहर काम करने के लिए नहीं जा सकते थे। उन्हें घर में ही रहकर घर का ही काम संभालना होता था, वो बाहर जाकर कुछ काम नहीं कर सकते थे। जबकि जो नीचे के दो जाति थे, वैश्य और शूद्र, उन्हें यह अधिकार प्राप्त था उनके स्त्रियों को। इसके बाद जो है एक विवाह का प्रथा नहीं था। जैसे गुप्त शासक में ही देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम के एक से अधिक पत्नियां थी, अर्थात बहुविवाह भी समाज में व्याप्त था। पुरुष जो है एक से ज्यादा विवाह कर सकते थे। और कात्यायन के अनुसार बात किया जाए तो स्त्री को अपना स्त्री धन और अचल संपत्ति बेचने का अधिकार प्राप्त था। सामाजिक कुरीति के बारे में बात किया जाए तो उस समय वेश्यावृत्ति भी मौजूद था। कब? गुप्त काल में। और वेश्याओं को गणिका कहा जाता था। आप देखे होंगे कि मौर्य काल में भी वेश्या को गणिका ही कहा जाता था। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गुप्त काल या मौर्य काल में वेश्या को किस नाम से जाना जाता था, तो गणिका के नाम से जाना जाता था। अब हम देखेंगे गुप्तकालीन धार्मिक व्यवस्था। तो गुप्त काल आते आते धर्म में परिवर्तन होता है और बौद्ध धर्म का ह्रास होता है और बौद्ध धर्म को आश्रय मिलना अर्थात राजाओं के द्वारा संरक्षण मिलना बंद हो जाता है। और यहाँ पे एक नए धर्म जिसे भागवत धर्म कहते हैं, वैष्णव धर्म कहते हैं, वह धर्म धीरे धीरे प्रमुख बन जाता है और वैष्णव धर्म का उत्थान होता है। क्योंकि गुप्त शासक जितने भी थे वो खुद वैष्णव धर्मावलंबी थे, वो खुद ब्राह्मण थे और वैष्णव धर्म में ज्यादा विश्वास करते थे। और इन्हीं के कार्यकाल में त्रिमूर्ति पूजा अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजा जो है बहुत ज्यादा होने लगा। जैसे आपको पता है कि ब्रह्मा को सृजनकर्ता कहा जाता है, विष्णु को ये पालनकर्ता मानते थे और महेश को संहारकर्ता माना जाता है। अर्थात त्रिमूर्ति की पूजा यहाँ से शुरू होती है। मूर्ति पूजा की बात किया जाए तो ब्राह्मण धर्म की सामान्य पहचान बन गई थी मूर्ति पूजा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के सिक्कों पर आपको विष्णु का वाहन गरुड़ दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि ये विष्णु जी का वाहन है और यही गुप्त वंश का राज चिन्ह भी था। तो आप समझ सकते हैं कि वैष्णव धर्म पर उनका कितना विश्वास था। विष्णु जी के वाहन को वो अपना राज चिन्ह बनाए हुए थे। यदि प्रसिद्ध मंदिर और प्रतीक के बारे में बात किया जाए तो देवगढ़ जो कि झांसी में है, यहाँ एक मंदिर है दशावतार मंदिर। ये जो है गुप्त युग का सबसे महत्वपूर्ण वैष्णव अवशेष माना जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि गुप्त युग का सबसे महत्वपूर्ण वैष्णव अवशेष किसे कहा जाता है, तो यह देवगढ़ जो कि झांसी में है दशावतार मंदिर को माना जाता है। ये ध्यान में रखना, ये भी आई है। इसके बाद गंगधर अभिलेख में यह मिलता है उल्लेख कि विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है कि गुप्त काल के किस अभिलेख में विष्णु को मधुसूदन कहा गया है, तो गंगाधर अभिलेख में यह हमको मिलता है। फिर हरिहर रूप का यहाँ पे जिक्र है, जिससे हरिहर मतलब हरि और हर, हरि मतलब विष्णु जी और हर मतलब शंकर भगवान अर्थात शिव और विष्णु को एक साथ दिखाया गया है। और इससे पता चलता है कि गुप्त काल में वैष्णव और शैव धर्म का समन्वय था, दोनों को समान संरक्षण प्राप्त था, दोनों में समान आस्था थी, इसीलिए हरिहर के रूप को भी यहाँ पे दिखाया गया है। जैन धर्म के बारे में बात किया जाए तो बौद्ध धर्म से ज्यादा जैन धर्म को संरक्षण प्राप्त था। और इसका उल्लेख कैसे मिलता है, तो मथुरा और वल्लभी में जैन सभाओं का आयोजन हुआ था गुप्त काल में। तो धर्म के बारे में इतने पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। खास करके ये दशावतार मंदिर जो है देवगढ़ झांसी में, ये अभी भी उपलब्ध है, आप अभी भी वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अवशेष अभी भी वहां आपको मिल जाएंगे और ये गुप्त युग का सबसे महत्वपूर्ण वैष्णव अवशेष है, ये आपको ध्यान में रखना है। आज के क्लास में हम लोग गुप्त काल के प्रशासन व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था के बारे में पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल का पार्ट 4 वीडियो और यह गुप्त काल का अंतिम वीडियो होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे गुप्तकालीन आर्थिक जीवन के बारे में, गुप्त युग में वैज्ञानिक प्रगति के बारे में, गुप्त युग की कला के बारे में और गुप्तकालीन साहित्य के उत्थान के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।
आपको आज का यह क्लास कैसा लगा? यदि क्लास आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें। अधिक किन्हीं स्टूडेंट को माइंड मैप से पढ़ना अच्छा लगता है या फिर किसी स्टूडेंट का जीके कमजोर है तो उनके साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।